अस्सलाम वालेकुम। अब तक हमने जो है इंग्लिश ग्रामर का पार्ट्स ऑफ स्पीच, टेंसेस, एक्टिव पैसिव और डायरेक्ट इनडायरेक्ट कर लिए थे। अब हम जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ ग्रामर जो है वो करेंगे। इनको उर्फ़ आम में आप जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ ट्रांसलेशन भी कह सकते हैं। इसमें जो है हम इंतहाई आसान से आसान जो है प्रिंसिपल वहाँ से लेके इंतहाई मुश्किल जो ग्रामेटिकल प्रिंसिपल है वहाँ तक सब के सब करेंगे, कोई भी नहीं छोड़ेंगे। तमाम प्रिंसिपल जो हैं उनको हम करेंगे। इसमें जो है हमारी एक बार मज़ीद जो है ग्रामर की दोहराई भी हो जाएगी, क्योंकि बहुत सी चीज़ें आपस में ओवरलैप करती हैं। और इसके बाद जो है हम करेक्शन करेंगे। करेक्शन में हमारी ग्रामर की तीसरी बात दोहराई हो जाएगी, क्योंकि करेक्शन में भी वही चीज़ें हैं जो ग्रामर में हैं। तो चले शुरू करते हैं। पहला प्रिंसिपल है इज़ एम आर वाज वर का। ये जो है इज़ एम आर वाज वर का यूज़, ये यूज़ एज प्रिंसिपल वर्ब भी यूज़ होता है। इज़ एम आर वाज वर प्रिंसिपल वर्ब का मतलब है कि ये सादा जो फ़िक्रे हैं उनमें यूज़ होता है। मतलब जो फ़िक्रे टेंस वाले नहीं हैं उनमें ये यूज़ होता है एज ए प्रिंसिपल वर्ब। एज ए हेल्पिंग वर्ब नहीं, एज ए प्रिंसिपल वर्ब यूज़ होता है। जैसे ये फ़िक्रा है आई एम अ स्टूडेंट, दे आर फार्मर्स, वी आर फिशरमैन। तो इसमें कोई वर्ब वगैरह जो है उसका इस्तेमाल नहीं हुआ। मतलब बेटा ये टेंस वाला फ़िक्रा नहीं है, सिंपल फ़िक्रा है। उसको ये सिंपल फ़िक्रे में इज़ एम आर वाज वर एज ए प्रिंसिपल वर्ब यूज़ होता है। ठीक है, मतलब इसमें वो कोई काम का करना वगैरह नहीं पाया जाता, बस सिंपल जो है वो किसी की कोई हालत बयान की जाती है, कोई कंडीशन बयान की जाती है। जैसे ये स्टूडेंट, आई एम अ स्टूडेंट, आई एम अ फार्मर, आई एम अ फिशरमैन। उसके बाद है यूज्ड एज हेल्पिंग वर्ब। इज़ एम आर वाज वर जो है इसका दूसरा इस्तेमाल जो है वो हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल है। हेल्पिंग वर्ब में ये प्रिंसिपल वर्ब की हेल्प करने के लिए इस्तेमाल होता है, टेंस वाले जुमले में, एक्टिव पैसिव वाले जुमले में और डायरेक्ट इनडायरेक्ट वाले जुमले में। ठीक है, जैसे इस यहाँ पे उसकी मिसाल है ही इज़ गोइंग होम, शी इज़ स्टडिंग, शी इज़ हेल्पिंग द स्टूडेंट्स। तो इसमें इज़ तीनों जुमलों में जो है एज ए हेल्पिंग वर्ब जो है इस्तेमाल हुआ है। पहले वाले जो हमने इसकी सूरत पढ़ी थी, उस प्रिंसिपल जो पढ़ा था, इसमें ये एज ए प्रिंसिपल वर्ब यूज़ हो रहा है। लेकिन दूसरे वाले में ये एज ए हेल्पिंग वर्ब यूज़ हो रहा है, टेंस वाली शक्ल में ये यूज़ हो रहा है। होप कि इसकी आपको समझ आ गई होगी। उसके बाद है दूसरा प्रिंसिपल हैज़, हैव, हैड का इस्तेमाल। तो इसके भी इज़ एम आर वाज वर की तरह दो इस्तेमाल है। एक एज ए प्रिंसिपल वर्ब के तौर पर इसका इस्तेमाल और एक एज ए हेल्पिंग वर्ब के तौर पर है इसका इस्तेमाल। प्रिंसिपल जो है वर्ब के तौर पर जब ये इस्तेमाल होता है तो ये कब्ज़ा ज़ाहिर करने के लिए इसको जो है इस्तेमाल किया जाता है। जैसे आई हैव अ पेन, तो इसमें पोजेसन ज़ाहिर करने के लिए इस्तेमाल हुआ है कि मेरे पास एक पेन है या मेरे कब्ज़े में एक पेन है। ही हैज़ अ कार, द बॉय हैड फ्लावर्स। तो हैज़ हैव की जो माजी की शक्ल है वो हैड है। ठीक है, तो द बॉय हैड फ्लावर्स का मतलब है कि लड़के के पास फ्लावर्स थे। ठीक है, इसी तरह हैज़ है में फ़र्क ये है कि हैज़ जो है ये लगता है वाहद के साथ और जमा के साथ जो है हैव लगाएंगे। और इसमें ये फ़र्क आपने याद रखना कि आई और यू को जो है आपने जमा की कैटेगरी में ही रखना। आई के साथ भी हैव लगेगा, यू के साथ भी हैव लगेगा। लेकिन बाकी सब के साथ प्रिंसिपल ये है इनके अलावा कि बाद के साथ हैज़ और जमा के साथ है। जबकि माजी में पोजेशन आए तो उसके लिए हैड इस्तेमाल होगा। आई हैव अ पेन, ही हैज़ अ कार, द बॉय हैड फ्लावर्स, लड़के के पास फूल थे। पुअर चिल्ड्रन हैव नो क्लास। ठीक है, तो इसमें मनफी करने के लिए आपने नो लिखना है, नाट का इस्तेमाल नहीं करना, नो लिखना है मनफी करने के लिए। द पुअर चिल्ड्रन हैव नो क्लास। इसमें आप ये नहीं लिख सकते कि हैव नॉट क्लास, द पुअर चिल्ड्रन हैव नॉट क्लास, ये नहीं लिख सकते। नो क्लास लिखना है, द पुअर चिल्ड्रन हैव नो क्लास। इसी तरह द शॉप कीपर हैड नो बुक। ठीक है, तो मनफी करने के लिए आपने नो का इस्तेमाल करना है। इसके बाद है इसका हेल्पिंग वर्ब के तौर पर इसका इस्तेमाल जो है हैज़ हैव का। आई हैव फिनिश्ड माई वर्क, ये परफेक्ट टेंसेस में इस्तेमाल होता है।
ठीक है। एज ए हेल्पिंग वर्ब भी इस्तेमाल होता है। आई हैव फिनिश्ड माई वर्क, शी हैज़ प्रिपेयर्ड फॉर एग्ज़ाम, आई हैड ऑलरेडी रीच्ड लाहौर। ठीक है। तो ये इसमें जो है इसका हेल्पिंग वर्ब के तौर पर इस्तेमाल आ गया। हैज़ हैव हैड जो है इसमें इसका हेल्पिंग वर्ब के तौर पर इस्तेमाल हुआ है। उसके बाद है तीसरा प्रिंसिपल, यूज़ ऑफ देर, देर का इस्तेमाल। वैन देर कम्स इन द मिडल और एट द एंड ऑफ सेंटेंस, जगह को देर जो है ये हमेशा जगह को ज़ाहिर करने के लिए इस्तेमाल होता है। लेकिन इसकी एक फ़र्क आपने याद रखना है कि जब ये होता तो ये जगह को ज़ाहिर करने के लिए इस्तेमाल, लेकिन अगर ये फ़िक्रे के शुरू में इस्तेमाल हो तो इसका तर्जमा नहीं किया जाएगा। होता ये जगह को ज़ाहिर करने के लिए इस्तेमाल है, लेकिन अगर फ़िक्रे के शुरू में आए तो इसका तर्जमा नहीं जो है किया जाएगा। आगे मैं मिसालें देता तो आपको इसकी समझ आ जाएगी। वैन देर कम्स इन द मिडल और एट द एंड ऑफ सेंटेंस, तो फिर जो है ये जो है इसके मतलब जगह को ज़ाहिर करने के लिए इसका मतलब ज़ाहिर किया जाएगा। जैसे ये है, स्टूडेंट्स वर वेटिंग फॉर द बस ओवर देर। ओवर देर का मतलब है वहाँ पर, इशारा करके हम कहते हैं उस तरफ। हमसे कोई पूछे कि ये जो है फलां गांव को सड़क किस साइड पे जाती है, तो हम सड़क की तरफ इशारा करके कहते हैं वहाँ ओवर देर। तो उसमें इसका मतलब जो है फ़िक्रे के एंड में आएगा देर, तो इसका मतलब जो है वो कि जो है उसको लिया जाएगा इसके मतलब को। लेकिन अगर ये फ़िक्रे के शुरू में आए तो इसका तर्जमा नहीं किया जाएगा। जैसे देर इज़ नो बुक ऑन द टेबल। ठीक है। देर आर रोजेज इन द बास्केट, देर वाज नो बॉय इन द क्लासरूम। मतलब जगह की तरफ तो इशारा है इसमें। देर जो है इसका जो हमने इस्तेमाल किया इसमें जगह की तरफ तो इशारा है कि टेबल एक जगह है, उस पर जो है कोई किताब नहीं है। इसी तरह बास्केट जो है वो भी एक प्लेस है, उसमें कोई फ्लावर नहीं, लेकिन हमने उसका तर्जमा नहीं किया। इसी तरह जो है क्लासरूम जो है वो भी एक जगह है, तो लेकिन हमने जो है इसमें देर का जो है तर्जमा नहीं किया, लेकिन बस इसने इशारा कर दिया उस जगह पे। लेकिन ये ऊपर वाला फ़िक्रा जो है इसमें जगह का जो है तर्जमा किया जाएगा। स्टूडेंट्स वर वेटिंग फॉर द बस ओवर देर। ठीक है। तो स्टूडेंट वहाँ पर बस का जो है इंतज़ार कर रहे थे। वहाँ पर जो है इसमें हमने तर्जमे में इस्तेमाल किया है इसमें ओवर देर, वहाँ पर, उस जगह, वहाँ पर। ओवर देर का मतलब यहाँ पे ये है, लेकिन जो नीचे है इसमें देर का मतलब नहीं है। देर इज़ नो बुक ऑन द टेबल, इसमें देर का मतलब नहीं है, लेकिन जो है ये जगह की तरफ इशारा करने के लिए इस्तेमाल हुआ। देर आर रोजेज इन द बास्केट, देर वाज नो बॉय इन द क्लासरूम। इसी तरह देर इज़ अ गार्डन इन फ्रंट ऑफ माई हाउस। तो इसमें देर इशारा तो कर रहा है, लेकिन हमने उसका तर्जमे में उसको लेकर नहीं आएंगे, ना ही वो तर्जमे में लिखा जाएगा। ठीक है। इसके बाद आ गया इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। इम्पेरेटिव सेंटेंसेस कहते हैं हुक्मिया फ़िक्रे को, जिनमें किसी काम के करने या ना करने का हुक्म दिया जाए या हुक्म पाया जाता हो। ये वर्ब से स्टार्ट होते हैं, वर्ब से ये स्टार्ट होते हैं, और अगर ये मनफी में हो तो डू नॉट से इनका स्टार्ट होता है। ये शुरू वर्ब से होते हैं हुक्मिया फ़िक्रे, और अगर ये नेगेटिव हो तो डू नॉट से इनका इस्तेमाल होता है। जैसे आगे इनकी मिसालें हैं, शट द डोर। इसमें शट जो है ये वर्ब है, तो वर्ब से ये स्टार्ट हो रहा है कि दरवाज़ा बंद कर दो। हुक्मिया ये है। डो नॉट टेल अ लाई, झूठ मत बोलो। हेल्प द पुअर, पुअर की जो है वो मदद करो। डो नॉट कीप बैड कंपनी, बुरी कंपनी जो है उसमें मत बैठो। आंसर दिस क्वेश्चन, इस सवाल का जवाब दो। तो ये वर्ब जो है इनके शुरू में आ जाती है, वर्ब हुक्मिया फ़िक्रों में वर्ब से ये शुरू होते हैं। और अगर माइनस मनफी करना हो तो डू नॉट से शुरू में लिखेंगे। शट द डोर, डू नॉट टेल अ लाई, हेल्प द पुअर, डू नॉट कीप द बैड कंपनी, दरवाज़ा बंद कर दो, झूठ मत बोलो, गरीब की मदद करो, बुरी कंपनी में मत बैठो। आंसर दिस क्वेश्चन, इस सवाल का जवाब दो। तो ये हुक्मिया फ़िक्रे हैं। उसके बाद है लेट का इस्तेमाल। लेट का मतलब होता है कोई काम करने देना, किसी काम की इजाज़त देना। ठीक है। किसी काम को करने दो का आंसर पाया जाता है इसमें, तो इसमें वर्ब की पहली फॉर्म इस्तेमाल होती है, और इसमें टू का इस्तेमाल नहीं करते आप वर्ब से पहले, ये बात आपने याद रखनी है। सिंपल जो है इसमें जो है वर्ब की पहली फॉर्म इस्तेमाल होनी है लेट के बाद, और इसमें टू आपने यूज़ नहीं करना। जैसे ये मैंने नीचे फिक्रा बनाया, लेट हिम गो, उसको घर जाने दो। ठीक है। तो इसको आप ऐसे नहीं लिखेंगे लेट हिम टू गो होम, ऐसे नहीं लिखेंगे, बस सिंपल जो है आप वर्ब की पहली फॉर्म इस्तेमाल करेंगे।
लेट हिम गो, हम उसको घर जाने दो। लेट मी फिनिश माई वर्क, मुझे मेरा काम ख़त्म करने दो। लेट द चिल्ड्रन प्ले, लड़के को खेलने दो। तो इसमें जो है लेट जो है ये इस्तेमाल होता है किसी काम को करने देना, ठीक है। तो इसमें वर्ब की पहली फॉर्म इस्तेमाल करते हैं, शुरू में फ़िक्रे के लेट आता है, ठीक है। इसके बाद आ गया हैव टू का इस्तेमाल, हैड टू का इस्तेमाल, हैज़ टू का इस्तेमाल, विल हैव टू का इस्तेमाल। अगर कोई काम जो है वो मजबूरी से करना पड़ता है तो उसके लिए ये इस्तेमाल होते हैं, ये वाले सारे हैव टू। पहले जो हमने ऊपर पढ़े थे वो सिंपल हैज़ था, हैड था, ये वाले थे, हैज़ हैव हैड, बहुत सिंपल ये थे। लेकिन इनके साथ टू है, ठीक है। तो इसमें ये जो है ना मजबूरी ज़ाहिर करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। अगर जमा के लिए इस्तेमाल हो तो हैव टू आएगा, अगर वाहद के लिए इस्तेमाल करना हो तो हैज़ टू आएगा, ठीक है। ये परफेक्ट के लिए है। और अगर पास्ट परफेक्ट में जो पास्ट के लिए करना हो तो हैड टू आएगा, पास्ट के लिए अगर करना हो तो हैज़ टू आएगा, जो प्रेजेंट के लिए करना हो तो हैज़ टू हैव टू आएगा, और अगर फ्यूचर के लिए करना हो तो विल हैव टू आएगा। नीचे मिसालें हैं, आई हैव टू गो टू स्कूल, मुझे स्कूल जाना पड़ता है, ये प्रेजेंट के लिए आ गया। आई हैव टू गो टू स्कूल, मुझे स्कूल जाना पड़ता है, मजबूरी आ गई इसमें, प्रेजेंट के लिए आ गया। शी हैज़ टू गो टू स्कूल, उसे स्कूल जाना पड़ता है, ठीक है। इस यही प्रिंसिपल आ गया इसमें। आई और जो यू को मिलाकर तमाम जमा के लिए हैव आएगा, हैव टू आएगा, और वाहद के लिए हैज़ टू आएगा। और इसी तरह माजी के लिए जो हैड टू आएगा। आई हैड टू ट्रैवल डेली, मुझे रोज़ाना सफ़र करना पड़ता था। आई हैड टू ट्रैवल डेली, मुझे रोज़ाना सफ़र करना पड़ता था। आई विल हैव टू लीव योर हाउस, मुझे आपका घर छोड़ना पड़ेगा, फ्यूचर के लिए ये आ गया। आई विल हैव टू लीव योर हाउस, मुझे आपका घर छोड़ना पड़ेगा। अच्छा, इसके बाद सबसे आखिर में प्रिंसिपल आ गया वुड का इस्तेमाल, ये सबसे खूबसूरत इस्तेमाल है और ये आप सीख लें, ये आपको आना चाहिए। इसमें माजी में कोई काम आदतन किया जाता हो तो उसके लिए ये इस्तेमाल होता है, माजी में अगर कोई काम आदतन किया जाता हो। जैसे हम बड़ी बड़ी शख्सियात के लिए हम इस्तेमाल करते हैं कि आप सुबह सवेरे उठते, उसके बाद आप नाश्ता करते, फिर आप जो है वो मुसलमानों को तालीम और तरबियत करने के लिए निकल पड़ते। तो ये एंड में जो माजी के लिए इस्तेमाल होता है, लेकिन इसके एंड में ते वगैरह आता है, ता ते वगैरह आता है। सुबह सवेरे उठते, खाना खाते, काम पर चले जाते। तो इसके लिए हमेशा वुड के बाद वर्ब की पहली फॉर्म जो है वो लगा के इसका तर्जमा करते हैं। जैसे ये है, ही वुड गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, वो सुबह सवेरे उठते। टेक हिज ब्रेकफास्ट, नाश्ता करते, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ही वुड गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, ठीक है। और उसके बाद एंड वुड टेक हिज ब्रेकफास्ट, एंड वुड टेक हिज ब्रेकफास्ट, ठीक है। फिर आप अपना नाश्ता करते हैं, एंड देन ही वुड गो टू हिज वर्क, और फिर आप काम पर निकल खड़े होते, ठीक है। तो ये माजी में ता ते वगैरह के लिए ये इस्तेमाल होते हैं। ही वुड गेट अप अर्ली इन दी मॉर्निंग, वो सुबह सवेरे उठते हैं। टेक हिज ब्रेकफास्ट, नाश्ता करते हैं। एंड देन ही वुड गो टू हिज वर्क, और फिर काम पर निकल पड़ते, ठीक है। तो ये इन चीज़ों के लिए इस्तेमाल होता है। होप कि आपको इनकी समझ आ गई होगी। तो अगर किसी ने कोई क्वेश्चन पूछना हो तो वो बिला तकल्लुफ़ जो है वो पूछ सकता है। शुक्रिया।